बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पे बलूचिस्तान में एक देहात पे मिसाइल से हमले किए, जिसमें तकरीबन 2 बच्चे जहाँ बाहक हुए, 3 बच्चियाँ भी जख्मी हो गई। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है और दूसरी जानिब से अगर हम ईरान की बात करते हैं, वो भी एक एटमी मुल्क है और हमसाया बरादर इस्लामिक मुल्क की जानिब से ऐसी दरअंदाजी की गई है, ऐसी जारियत की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के अवाम में शदीद गम, गुस्सा और एक तरह से मायूसी भी फैली कि एक इस्लामी मुल्क की जानिब से ऐसी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करते हुए अगले दिन इसी तरह का हमला किया और जिसके नतीजे में वहाँ पे कहा गया कि जो कुछ दरअंदाज थे, कुछ दहशतगर्द थे, वो वहाँ पे मारे गए। इस तरह की इतलात अभी सामने आई और उसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में हमने खासी कशीदगी भी देखी। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा और उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने पर जोर भी दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जहाँ इस्लामी ममालिक पे इस वक्त खासा कड़ा वक्त है, फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, शाम की, लिबिया की अगर हम बात करते हैं, ऐसी सूरत हाल है और एक इस्लामी मुल्क की जानिब से ऐसी दरअंदाजी या जारियत की जाए तो उसके बाद इस्लामिक इत्तेहाद की बातें कहाँ गईं। और दूसरी जानिब अगर फ़लस्तीन के मुस्लिम अवाम के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ तो किसी इस्लामी मुल्क ने किसी किस्म का हमला नहीं किया। यहाँ पे एक हमसाये के ऊपर इस तरह का अटैक करने की क्या वजूहात थी? ईरान की बहरहाल खारजा पॉलिसी इस हवाले से वो बेहतर बता सकेंगे कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का अटैक उनकी जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सियासी हालात का जिक्र करते हैं। तकरीबन इलेक्शन में 19 रोज बाकी रह गए हैं और कोई गहमा गहमी उस तरह से हमें दिखाई नहीं दी। मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, कल उन्होंने एक जलसा तो किया, आज एक जलसा था, कोई इतना मुतासर कुन नहीं था। मियाँ साहब ने खिताब करना था लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच सके। मरियम बीबी ने यहाँ पे खिताब किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे जैसे कि वो पाकिस्तान आने से पहले ये बताया गया था कि वो इंतखाबी मुहिम को चलाएंगे, इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सीन हमें दिखाई नहीं देता। मरियम नवाज दूसरा जलसा करने तो पहुंची हैं लेकिन कोई मुतासर कुन लोगों को इसमें वो इकट्ठा नहीं कर सकी और ये जलसा भी कोई मुतासर कुन हमें दिखाई नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब की हम बात करते हैं तो उनका ये कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहरहाल उनको ये जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात इस वक्त सामने आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात के हवाले से, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे फरमाइशें कर रहे हैं कि फ़लाँ का निशान छीन लो, फ़लाँ को जेल में डाल दो और ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। ऐसे कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, दूसरों को कहते हैं आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, जेल में डालें, निशान छीन ले। दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। काजी फायज ईसा साहब का ये कहना था कि वो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, किसी किस्म की आमरीत नहीं चाहते और उन्होंने पीटीआई के लोगों से, उनके वकला से ये सबूत मांगे थे कि उनके लोगों को किस तरह उठाया जा रहा है। तो जनाब आज भी हमने देखा फैसलाबाद के अंदर एक उनके उम्मीदवार हैं इलेक्शन कैंपेन के, ख्याल कासरो, उनको जिस तरह से उठाया जा रहा है, कैमरे के सामने है, सादा लिबास में मलबूस जो अफराद हैं किस तरह से उनको उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। तो शायद काजी फायज साहब तक ये फुटेज जाए और वो ज़रूर देखें कि इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये हमारे सामने मनाजिर हैं। तो फिर कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड? एक सियासी जमात से आप निशान भी छीन लें, उनके लोगों को उठा के जेलों में भी डाल दें और उन पे ज़मीन भी तंग कर दें, तो क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे या ये एक मजाक ही होगा? खैर, इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ खारजा पॉलिसी का जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं क्या वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और मज़ीद कोई तनाव तो हम नहीं देखेंगे? और ख़ित्ते में जो इस वक्त ऑलरेडी इतनी बड़ी टेंशन बनी हुई है तो इससे दोनों ममालिक क्या निकल पाएंगे या नहीं करेंगे, इसी पे हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दिफा। सर, आपको वेलकम कहते हैं, बड़े अरसे बाद आज आपसे बात हो रही है। ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है, वहाँ से हमला होगा, फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिरी बात है अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना था, यहाँ से भी हमला होगा, तो हालात आपको लग रहा है बेहतर हो जाएंगे, ये कशीदगी कम हो जाएगी? एक हिमाकत, एक गलती, क्योंकि हम एक बरादराना ताल्लुक है, हमसायों का बहुत पुराना दरीना ताल्लुक है और उसका फिर हमने टिका के खुल के फोकस जवाब भी दे दिया।
जी फौरी जी। तौर पर, जैसा कि हमने 5 साल पहले हिंदुस्तान ने जब किया था पुलवामा के वाकया के बाद बालाकोट पर हमला, उसी दफा टिका के जवाब भी दिया और जवाब से भी ये पैगाम चला गया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देगा किसी भी मुल्क से जो ये खिलाफ वर्जी करता है पाकिस्तान की सालमियत की। ठीक। तो ईरान को भी मैसेज चला गया और जो उसके बाद रद्द-ए-अमल ईरान से आया और जो गालिबन आपस में जो सरकारी गुफ्तगू चल रही है दोनों वज़राए खारजा में भी, वो भी मुझे जो मालूमात हुई हैं कि वो अच्छी गुफ्तगू हुई। दोनों ने कहा कि हम इसको आगे लेके चलें, पीछे की तरफ ना देखें, मसला हल करें। तो मैं समझता हूँ कशीदगी में कमी भी आई है और कुछ इकदामात जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ ताल्लुकात। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि दोनों जानिब से बातचीत भी हुई है वज़राए खारजा के दरमियान, लेकिन आपको क्या लग रहा है, एक तो बॉर्डर मैनेजमेंट भी होती है मुशाहिद साहब, बिकॉज आप जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और उनके साथ एक बॉर्डर मैनेजमेंट होती है, पाकिस्तान की बहरहाल है, इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना। तो आपको क्या लग रहा है इस मसले में ऐसा हुआ क्या पाकिस्तान को पता था, कोई ऐसी पहले से इत्तलात थी, या इतना बड़ा इंतहाई कदम ईरान ने क्यों उठाया? ये बड़ी अजीब मुहिमा है और मैं समझता हूँ शायद कोई ईरान के अंदर तो कहीं अमेरिकी लॉबी नहीं चली गई थी, क्योंकि इसका फायदा तो इजराइल या अमेरिका को या हिंदुस्तान को हुआ, ईरान को तो बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने तो हैट्रिक कर दिए हमलों के, इराक, सीरिया, पाकिस्तान 24 घंटे में के बाद दीगरे। पाकिस्तान में तो सलाहियत भी है, हिम्मत भी है और सोच भी है कि जी हमने तो बर्दाश्त नहीं करना, और लेकिन नुकसान ईरान को हुआ। मुझे लगता है कि ईरान के सिस्टम के अंदर वो एक उनकी भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी भी एक डीप स्टेट है, वो पासदाराना इंकलाब, वो जरा जारियाना भी एक्शन करते हैं। और जिस जमाने में कासिम सुलेमानी साहब थे जो नंबर 2 थे ईरानी सिस्टम में रहबर के बाद, तो उनकी ईरान की जो पॉलिसीज थी खारजा और अस्करी, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन को वही चलाते थे। तो उनमें शायद उन्होंने जो दबाव आया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, शायद उन्होंने समझा कि हम पैगाम देने की कोशिश करते हैं और रगड़ दिया हमें भी। तो वो एक मिसकैलकुलेशन, एक हिमाकत थी, एक गलती उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से तो कम माफी मांग लेते या निदामत करते, ये नौबत ना आती, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो हमें फिर मजबूरन जवाबी कार्रवाई अपने सेल्फ डिफेंस में करनी। बिल्कुल, जो सेल्फ डिफेंस किया गया, और जाहिर बात है एक वक्त की ज़रूरत भी थी। आपको लग रहा है कि अभी आप पासदाराने इनकलाब की बात की और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो जैसे आप बात करें कुछ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी खबरें इतलात आ रही हैं जो सुप्रीम कमांडर हैं खामनेई साहब, उन्होंने हदायत की है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा मामला अब नहीं रखा जाएगा और दोनों बरादर कंट्री हैं और दोनों मिल बैठ कर इस चीज़ को, मसले को हल करें। तो एक तो चलें इराक तो जैसा भी इस वक्त मुल्क है, सीरिया है, जो हालात हम सबके सामने, लेकिन क्या उन्होंने पाकिस्तान को इराक या सीरिया ही समझ लिया था कि इस तरह से करेंगे? क्योंकि उसके बाद हमने देखा वहां बड़े जश्न भी मनाए गए। मेरे ख्याल में ये गलतफहमी तो हो सकती है ना। सही। अमेरिका ने जब हमला किया था इराक पर, उनको गलतफहमी थी कि बड़ी आसानी से कब्जा कर लेंगे 2003 में, वो नाकाम हुए। अमेरिका को गलतफहमी थी वियतनाम के हवाले से, रूस को गलतफहमी थी अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये ममालिक कई दफा गलतफहमी करते हैं, जैसे मोदी को गलतफहमी थी कि पाकिस्तान पर हमला करूंगा फरवरी 2019 में पुलवामा के वाकया के बाद, तो पाकिस्तान से कुछ जवाब नहीं होगा। 24 घंटे में हमने जवाब भी दिया, 2 जहाज गिराए। ख्याल में मिसकैलकुलेशन थी और जिन्होंने भी ऑर्डर किया उनको तो मेरे ख्याल में ईरानी जरूर मिली होगी, लेकिन ओवरऑल ना पाकिस्तान चाहता है ना ईरान चाहता है कि हमारे ताल्लुकात में कशीदगी बढ़े, क्योंकि हमारी नजर ईरान इज नॉट इंडिया। ईरान हिंदुस्तान की तरह हमारा हरीफ या दुश्मन नहीं है। ईरान के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, पायदार ताल्लुकात हैं, चाहिए, और ईरान ने हमारी मदद की है, हमने उनकी मदद की है माजी में। तो ये वाकया एक हादसा होता है, तो वो बुनियाद नहीं बनना चाहिए ताल्लुकात को बिगाड़ने। ठीक, अब देखते हैं क्या सेंस प्रिवेल इस हवाले से करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं जो सिस्तान, वहाँ कहा जा रहा है सिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और यहाँ से भी जब जवाबी कार्रवाई की गई तो वो शिद्दत पसंद बलोच दहशतगर्द वहाँ पे जो है मारे भी गए। तो अगर वो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो क्या ये ईरान को नहीं पता था? और अगर इस तरह की पनाह ली होती है शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने, तो क्या फिर दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं इस तरह की? कोई आप हमारे नाजरीन को कुछ बता सकते हैं? जी, मैं बता सकता हूँ। हाल ही में मैं कहूँगा पिछले 1-2 सालों में
ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। ईरान की हुकूमत के साथ काफी गहरा उनका जवाब में तो ताल्लुकात भी रहे हैं सरकारी सतह पर, ISI के और उनकी इंटेलिजेंस के। और अभी मुझे मालूम हुआ था कि फैसला हुआ था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कुछ हमारे लोग स्टेशन होंगे ज़ायदान में जो ईरान में है, और कुछ उनके लोग ईरान के स्टेशन होंगे ताफ्तान में जो पाकिस्तान साइड पे है बॉर्डर में, ताकि जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान का, इसमें हमारी कोऑर्डिनेट उनको भी कुछ रहे हैं। माजी में जंदोला की बात करते हैं, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से में 9/11 के बाद ऑपरेट करता था। लेकिन आपको याद होगा कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो जुंदुला का जो लीडर था अब्दुल हमीद रिगी प्लस 13 उसके साथी थे, उसको हमने ईरान के हवाले किया। बिल्कुल। और ईरान ने मुकदमे के बाद सबको फांसी भी दी। तो हमने भी जवाबी हमला किया, उसमें पूरा फोकस था कि हमें मालूम था कि ये 3 कैंप्स हैं, ये कहाँ इनका है लोकेशन और कौन सा ग्रुप है और कौन से लोग हैं। और आपने देखा कि ईरानी हुकूमत ने खुद कहा कि कोई ईरानी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा या किसी कोई उनके इदारे को नुकसान नहीं पहुंचा, सिविल या मिलिट्री, सिर्फ दहशत गर्दों के कैंप थे। उन्होंने कहा फॉरेन नेशनल कुछ मारे गए हैं। तो हमने बड़ा फोकस उठाया किया दहशत गर्द कैंप पर, दहशत गर्दों को मारा और जो ईरानी टेरिटरी में थे। तो मेरे ख्याल में बैठ के हमारे सिक्योरिटी इदारों को और ईरान के सिक्योरिटी इदारों को मिल बैठ के ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि क्या क्या गिले शिकवे हैं, कहाँ कहाँ कैंप्स हैं, और उन कैंप्स को लोकेट किया जाए, उन लोगों को लोकेट किया जाए। जैसे पाकिस्तान ने अब्दुल हमीद रिकी को वापस किया था 15 साल पहले की बात है। तो इसी किस्म की गुड फेथ दोनों तरफ से होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ईरान अब ताउन करेगा पाकिस्तान के साथ इस मामले में। वो ये उनके मफाद में भी है, हमारे मफाद में भी है और इलाकाई मफाद में भी। बिल्कुल, इलाकाई मफाद की जब बात करते हैं, जाहिर बात है सर, आप हमसायों से कुट्टी करके नहीं रह सकते, उनसे लड़ाई करके नहीं रह सकते, या आप अपने हमसाए बदल नहीं सकते, यही आपके हमसाए हैं, यही ज़मीनी हकायक हैं। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, जाहिर बात है टेंशन तो बहरहाल है, यहाँ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं सारे इस हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शन सर पे हैं, इस हवाले से अगर बॉर्डर पे इस तरह की सिचुएशन रहती है, क्योंकि पहले इससे पहले इतलात आ रही थी शायद इंडिया के साथ कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो दुश्मन कुछ इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर ये सिक्योरिटी के मसाइल बरकरार रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या एनवायरनमेंट कैसा दिखाई दे रहा है? इलेक्शन सर पे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो वैसे सिक्योरिटी के हालात हैं ओवरऑल जब हम बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, हालात बेहतर रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये एक हादसा था, एक वाकया था जिस पर काबू पा लिया दोनों तरफ की बसीरत ने, दानिशमंदी ने, और गुफ्तगू का आगाज हो गया है, सवारकारी भी शुरू हो गई है। और अगर ये मामला बिगड़ता या बढ़ता तो फिर कोई कैजुअलिटी हो सकता था। अभी तो कैजुअलिटी बलोच दहशतगर्द कैंप हुए हैं, शुक्र है इलेक्शन कैजुअलिटी नहीं हुई और इलेक्शन फिलहाल ऑन ट्रैक है। तो अभी टेंशन जरूर है, आपकी बात सही है, क्योंकि ये पाकिस्तान ईरान जो दोस्ताना ताल्लुकात है उसको धचका तो लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हुआ, लोग एक हैरान कौन हमाकत थी ईरान की तरफ से ये, तो उसमें थोड़ा सा असर रहेगा। लेकिन चूंकि दोनों ममालिक की तरफ से नीयत तो यही है कि ताल्लुकात को मामूल की तरफ लाया जाए, इसलिए कम से कम कशीदगी में कमी आई है कि तुर्की और कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आपने देखा जब हमला हुआ था, उनके वजीर खारजा का बयान आया था कि हमने जाके वहां पे हमला किया है, कुछ टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं वहां पे, और उन्होंने कोई माजरत नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तानी हुकाम को बताया था या एतमाद में लेके हमने इस तरह की कार्रवाई की। तो इस हवाले से जाहिर बात है बहुत सारे लोगों के अंदर बेचैनी है, पाकिस्तान के अंदर गुस्सा भी पाया जाता है और थोड़ी सी मायूसी भी हुई है कि ब्रदर इस्लामिक कंट्री से इस तरह का अगर वाकया होता है तो फिर कल को हम क्या समझें, हमारे तो जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी आमने सामने हो सकते हैं। मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब मैंने सुना बयान वजीर दिफा का, और उन्होंने तो बड़ा जाहरियाना तरीके से उनकी गुफ्तगू में रौनक आई, बू आई मुझे, तकब्बर की भी। It's about a security and when it comes to a security you will take action. और उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी सिक्योरिटी है तो हमारी सॉवरेनिटी है जनाब, तो उसकी परवाह नहीं की। और फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपने सही फरमाया कि उसने बड़ा दिफा किया पूरी तरह, और हमारा ख्याल था कि शाम तक कोई माजरत हो जाएगी, कोई माफीनामा हो जाएगा छोटा मोटा, या कहते हैं सॉरी या गलती हुई। लेकिन जब ईरान ने अपने रिजिड स्टैंड पर कायम रहे तो फिर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के लिए कि उसका टिका के खुल के जोरदार जवाब दें और पैगाम दें कि ये रेड लाइन क्रॉस की है
इसको हम बर्दाश्त नहीं करते और हम भी आपको हिट बैक कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है? जी जी बिल्कुल, जो सालसी की बात हो रही है उसी वक्त चाइना ने बीच में आके कहा कि जी अब दोनों ममालिक कोई इंतहाई कदम से जो है वो पीछे हटें और इस तरह की कोई मजीद आगे जहरियत की जानिब ना जाएं। तो टर्की का चाइना का रोल इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं मजीद आगे पाकिस्तान और ईरान को नॉर्मलाइज करने में? ऐसे जो रोल अदा कर सकते हैं चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर, जिनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, जिनका थोड़ा बहुत असर रसूख है तेहरान और इस्लामाबाद दोनों जगह। तो अच्छी बातें उन्होंने मुस्बत बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई साइड नहीं लेते, लेकिन हम चाहते हैं कि ताल्लुकात मामूल पर आए, मामला ठंडा हो। तो उससे भी असर फर्क पड़ा है। और आपने देखा कि फिर अमेरिका भी कूद पड़ा, उसने मजम्मत भी की इराक के हमले पर और पाकिस्तान के हमले पर, और जो बाइडन ने भी पाकिस्तान का जिक्र किया और इराक का जिक्र किया। बल्कि अजीब बात हुई कि ईरान की हिमाकत की वजह से तो उन्होंने इराक को वापस अमेरिका की गोद में डाल दिया, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि परसों मुलाकात हुई इराकी वजीर आजम की सदर बाइडन के कौमी सलामती के मशीर के साथ। तो उन्होंने दावत दे दी कि प्रेसिडेंट बाइडन इराक के वजीर आजम को वेलकम करेंगे व्हाइट हाउस में, और अमेरिका की प्रेजेंस मिलिट्री फिर वापस आ गई है इराक में। तो इन हिमाकत की वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है ईरान को और तना हो गया है। पाकिस्तान का एक नेबर है, वो भी हमसाया है इराक की, और फिर आगे अजरबैजान और तुर्की से भी ताल्लुकात को खास नहीं है। तो ये ईरान की गलती थी, मिस कैलकुलेशन थी। तो आप कह रहे हैं गलती भी थी, मिस कैलकुलेशन भी थी। तो ये जो फिर अब गलत फहमियां हो गई और तनाव तो चले बहरहाल बरकरार है, तो ये चीजें नॉर्मल हो सकेंगी क्या? दोनों कंट्रीज या अब जो लोग हैं या आवाम भी हैं वो नॉर्मल हो पाएंगे इस इतने बड़े साने के बाद? मेरे ख्याल हो जाएंगे। आई थिंक जो संजीदा लोग हैं वो जानते हैं दोनों तरफ से कि ये ईरान की हुकूमत या ईरान की डीप स्टेट ने जो ये ऑपरेशन किया था ये गलत किया था, और ये एक बहुत बड़ी खिलाफवर्जी की थी, और एक दचका पड़ा। बल्कि उनके तोपों के रुख तो तल अवीब होने चाहिए थे, इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बिल्कुल इस हवाले से बात कर रहे हैं। ट्रू, उस जदोजहद आजादी से तवज्जो हटा दी और मुस्लिम दुनिया में दरार डाल दी कि पाकिस्तान, सीरिया और इराक को मुतासर हो गए और तवज्जो इधर हो गई। तो ये सब मेरे ख्याल में ये रियलाइजेशन हो गई है अब तेहरान में, उनकी क़यादत में, इसीलिए मामूल की तरफ चीजें आ रही हैं। आखिरी बात करेंगे सर, आप पुरुमीद हैं, आप जाहिर बात है खारजा पॉलिसी को बड़े आपने करीब से देखा है, चीज़ों को आपने कवर भी किया है एज अ सहाफ़ी, एज अ मिनिस्टर, और आप बड़ा क्लोजली देखते हैं। आपको लग रहा है नॉर्मल होंगे? आप पुरुमीद हैं इस तमाम तर सिनेरियो में इस वक्त? मैं पुरुमीद हूं कि ताल्लुकात नॉर्मल होंगे, बेहतर होंगे, और वो जो खुशगवार आंसर है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा ईरान से कोई तनाज़ा नहीं है। गलतफहमियां हैं और दहशतगर्दी का इशू है जो मुश्तरका खतरा है दोनों ममालिक के लिए, और उसको मिलजुल के हमने जड़ से उखाड़ना है इंशाअल्लाह। ठीक सर, बात हो रही है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और इलेक्शन में इतने कम दिन रह गए, उस तरह की गहमा गहमी हमें दिखाई नहीं दे रही, और सियासी जमातें भी कुछ खामोश हैं, कुछ जलसे कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के हम जलसे तो देख रहे हैं, लेकिन नून लीग ने अपने 1-2 जलसों का आगाज़ किया, और उसमें भी कल मियाँ साहब ने खिताब किया, और उसके बाद 10 मिनट बाद वो जलसे से चले गए, और आज उनका जो जलसा था वहाँ पर भी वो नहीं जा सके। ऐसी क्या वजूहात हैं? क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा करती रही, क्या वाकई उनको वो मिल चुकी है या नहीं? और मियाँ साहब पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह की बात हो रही है, बातचीत के हमले, मेरा जिक्र है कि जैसे वो हो रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब रहेंगे अगर इलेक्शन के बाद? क्या ये दोनों सियासी जमातें हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी या नहीं? और दीगर सियासी जमातों की भी बात होगी। ANP को भी लालटेन का निशान मिल गया है और 20,000 का जुर्माना हुआ, जबकि PTI से ये निशान वापस ले लिया गया। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर शाहिद सैयद साहब, सीनियर रहनुमाया सदर हैं ANP सिंध के। आपको सब वेलकम कहते हैं आज के शो में। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। कुंडी साहब, ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जलसे तो करें बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन ज़्यादा उनके तनकीद के वार होते हैं मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई थी। इलेक्शन के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड थी। फिर हमने आपने देखा KP में अपने वर्कर्स कन्वेंशन किए, हम बलोचिस्तान
बलूचिस्तान भी गए, सिंध में भी जलसे किए। जी जी। अब वाहिद मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो फुल फ्लेज अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। अगर आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में, आशा भुट्टो साहबा जो है वो सिंध में, और जरदारी साहब भी इस वक्त जो है वो पंजाब में जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में निकले हुए हैं, और पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी चला रहे हैं। ये वाहिद जमात है कि जो इस वक्त संजीदा है और इलेक्शन कैंपेन चला रही है। और हमारा सबसे पहले मैनिफेस्टो भी आया है, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी हमने अनाउंस किया है, मैनिफेस्टो भी लेकर आए हैं। लेकिन आज तक बाकी जमातों का जो अपना को क्लेम करती है कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उन्होंने आज तक जो है अपना मंशूर तक नहीं दिया। दूसरी बात यह कि मुकाबला देखिए हमारा तो इस वक्त PMLN के साथ ही है, क्योंकि बाकी मेन स्ट्रीम जमात इस वक्त कोई ऐसी है नहीं जिसका हमारे साथ मुकाबला, जैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है। अच्छा, लिहाजा ये चीजें जो है हम PMLN के साथ मुकाबला हम पोलिटिकल उनकी ऊपर डेफिनेटली करेंगे। जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी कोताहियां हैं, वो हम बिल्कुल आवाम को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। और हमारे अपने इलेक्शन उसमें है मंशूर लेकर आवाम में गए हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आवाम में तमाम करेगी। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि मियां साहब तो इंटरेस्टेड ही नहीं है सियासत में और इलेक्शन में। अगर आप देखें कि जिस तरीके से वो आज आपने कहा कि वो नहीं गए, वैसे में कल भी इतने कुछ अर्से टाइम के लिए और उसके बाद चले गए, तो इसका मतलब है जो कि PMLN कह रही है कि हमारी जो है वो कैंडिडेट जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे, तो पहले से वो बता रहे हैं, आवाम को मैसेज दे रहे हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कुछ मियां साहब हटते जा रहे हैं इस सीन से, या जैसे कि इमरान खान साहब अभी 2 दिन पहले उन्होंने सहाफियों से बात की, उन्होंने कहा कि मियां साहब ने अगर इलेक्शन हार जाना है तो वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ सीन होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मियां साहब इलेक्शन के बाद मुल्क से बाहर ही होंगे। जो मुझे देखिए, जो शख्स आए हैं जिसको कह दिया गया कि हमारी बात हो गई है, हमारा मैच फिक्स हो चुका है, हम वजीर आजम बन रहे हैं, जो शख्स वजीर आजम बन रहा होता है या जिसकी जो इलेक्शन कैंपेन में होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती जिस तरह मियां साहब की है। आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि वो न कैंडिडेट है, न वो अवाम में जाने के वो काबिल हैं, अवाम में भी नहीं जा रहे। अगर अवाम में जाते, अपना मैनिफेस्टो लेकर जाते, अपना बयान लेके जाते, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं बनाया। मुझे आप बताया ना कि PMLN के मैनिफेस्टो कहाँ पर है, वो तो कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर रहे हैं। हमने हेल्थ की बात की, हमने एजुकेशन की बात की, हमने BSP की बात की, हमने तनख्वाहों की बात की, हमने बिजली की यूनिट्स की बात की, तो 1-2 पॉइंट्स उठाकर जो उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उसको ऊपर नीचे करके जो है। आपको नहीं लग रहा कि वो ज्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं? आप हमारे साथ ही रहिएगा। सेनेटर शाहिद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं। आपको लग रहा है इलेक्शंस वाकई होने जा रहे हैं? वो गहमा गहमी वो सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। बड़े इंतखाबी जलसे होते थे, रंगारंग रैलीज निकलती थी। यहाँ तो कोई उम्मीदवार खुसूसन अगर PTI का हो वो निकलता है तो उसको तो लोग उठा के डाले में ले जाते हैं। तो ये आपको लग रहा है एक तो इलेक्शंस वाकई होने जा रहे हैं बर वक्त अपनी मुद्दत के ऊपर, तो और दूसरी जानिब आप क्या देख रहे हैं? क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या वो आपकी जमात को इस वक्त हासिल है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके सुनने वाले सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। हकीकत ये है कि इलेक्शन ऐसा ही इलेक्शन हो रहा है और हमारे अवाम का जो एतमाद ख़त्म हुआ है, वो इदारों पे भी, वो सियासतदानों पे भी, वो ब्यूरोक्रेसी सबके ऊपर एतमाद ख़त्म है। प्रोपेगंडे ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ प्रोपेगंडा चल रहा है। कोई बोलता है इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग कर दी, 3 साल के लिए इलेक्शन जा रहा है, कोई बोलता नहीं इलेक्शन हो रहा है। ऐसा ही मतलब एक नाउमीदी या बेबसी की हाल है कि हमारे जैसे बंदे भी परेशान है, बल्कि हमारे और आप जैसे चोड़ नजूमी भी इस वक्त परेशान है कि मैं क्या बोलूँ। सही, लोगों को अभी भी तसल्ली नहीं, जबकि सब कुछ निशानात तक अलर्ट हो गए कि आज़ाद वापस लेना था, सब कुछ तैयारी है, डेट में 15 या 20 दिन बाकी है। लेकिन भरोसा अभी भी लोगों को नहीं कि अच्छा इलेक्शन होगा। हर बंदे का ये सवाल हमसे होता है, इलेक्शन होगा भाई, इलेक्शन क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, इदारों ने बोल दिया, लोग कह रहे हैं टाइम पूरा है, इलेक्शन हो रहा है। तो अब ये इस तरीके से अफवाहें या बेबसी, ये कुछ समझ से बाला तरह की पता नहीं कि हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। सही, अगर हमारे इदारों पे भी एतमाद खत्म हो जाए, हमारे अदालतों में भी एतमाद खत्म हो जाए, सियासतदान तो पहले से बदनाम है, पुलिस तो पहले से बदनाम है, तो फिर हम है कदर। ठीक, तो ये इसके साथ साथ माशी हालत खराब हो रहा है। जी जी बिल्कुल, माशी हालत तो सर वो खराब है और वो ऑलरेडी खराब है। लेकिन अभी जैसे इलेक्शन का एक सिनेरियो होता है ना, एक माहौल बनता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी एक सियासी जमात है, उसको आप इलेक्शन से बाहर कर दें, एक निशान छीन लें, तो ये जो रवायत है इस वक्त पड़ चुकी है। तो अब इसका मतलब बाकी सियासी जमातें भी इस चीज़ के लिए अब तैयार रहें, क्योंकि अब ये चीज़ अब मामला अदालती हो गया और अदालत की जानिब से ही ये निशान वापस लिया गया है। तो ये कल किसी भी सियासी जमात के ऊपर ये तलवार लटक सकती है। तो आप क्या समझते हैं इस तनाजुर में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो सकेंगे क्या? क्या पाकिस्तान में पहले कोई फेयर फ्री इलेक्शन कभी हुआ है?
क्या ये कई पार्टियों पे बैन नहीं लगा हुआ? हमारी पार्टी ANP पे बैन नहीं लगा था, नेप पे बैन नहीं लगा था। बिल्कुल। क्या ये काम नून के साथ नहीं हुआ है? क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ? पाकिस्तान की कौन सी पार्टी है जिसके साथ ये काम नहीं हुआ हो? ये कोई अजूबा थोड़ी, नई बात थोड़ी है। और जिस तरीके से लोग आते हैं इसी तरह से जाते हैं। जो 2018 में इसको लाया था, किसने लाया था, कैसे लाया था, उनको खुद का भी पता नहीं था कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। ठीक। उनको खुद का ये भी भरोसा नहीं कि मैं वज़ीर आज़म बना हुआ हूँ। वज़ीर आज़म बन गया, फिर भी उसको भरोसा नहीं था। बेगम उसको याद दिलाते थे कि आप तो वज़ीर आज़म खुद हो। तो इस तरह की चीज़ें तो हमारे मुल्क में यही तो वो चीज़ है जिस पे एतमाद ख़त्म हो रहा है, जो भरोसा ख़त्म हो रहा है। वो इतनी बेतमादियाँ हुई है, वो आवाम के साथ भी हुई है और सियासतदानों के साथ भी हुई है। सही। तो आपको लग रहा है ये बेएतमादी, मैं समझता हूँ कि ऐसे इलेक्शन हो जाएगा जैसे लोग बेएतमादी के बावजूद इलेक्शन हो जाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। आज आपको लग रहा है बेएतमादी के बावजूद भी इलेक्शन हो जाएगा। कुंडी साहब, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कोई रिजल्ट तो देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बताना होगा ना कि इलेक्शन हमने करवा दिए। कुंडी साहब, आपको क्या लगता है ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी फरमा रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो ये आपका इशारा PTI की कैंडिडेट्स की जाने में जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएंगी मजीद अगर प्रेशर आता है तो? देखिए, इस वक्त मेजोरिटी जो है PTI को जब निशान नहीं मिल, मेजोरिटी जो है लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि PTI के हैं, बहुत से मुख्तलिफ सियासी जमातों के भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट लोग भी कामयाब होंगे। अब ये पता नहीं कि कितने कामयाब होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज भी बनेंगी, कामयाब होंगी, उनकी भी कैंडिडेट्स आएंगे। तो इस दफ़ा नजर आ रहा है कि कोई माजी की निस्बत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स शायद ज़्यादा हों, और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपने साथ मिलाएं। क्योंकि अगर आप देखें कि उसमें अगर आपकी शमूलियत से उसका जो है आपकी जो खवातीन की सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें, वो भी बढ़ सकती हैं। आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर की वो भी बढ़ सकते हैं। तो हमारी बिल्कुल फोकस होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने साथ शामिल करे। साथ साथ हम जो है एलाइज हमारे माजी में रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हमारे साथ इत्तेहाद में रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर गेम के जरिए अपने इत्तेहादी जमातों को भी, माजी की इत्तेहादी जमातों को भी साथ मिलाकर एक इत्तेहाद बने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम वज़ीर आज़म बने। हमारा पूरे इसके ऊपर होमवर्क है और इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। में ज्वाइन करेंगे इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टैलेंट न्यूज़ से वाबस्ता हैं और लोग आपके तबसरे तज्ज़ियों को बड़ा एंजॉय भी करते हैं। आपको क्या लग रहा है, एक तो मियाँ साहब की कोई सीरियसनेस आपको दिखाई दे रही है? इलेक्शन सर पे हैं, कल भी जलसे से मुख्तसर तकरीर की, पहले खुद की, फिर मरियम बीबी को दावत दी, आज भी जलसे में शिरकत करनी थी, उन्होंने नहीं शिरकत की। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कोई संजीदगी का अंसर दिखाई दे रहा है या वो तैयार नहीं है अभी वो भी मेंटली इलेक्शंस के लिए? देखिए, इससे ज्यादा क्या संजीदगी होगी कि एक बंदा जिसे इस बात का पता है कि मैं कैंपेन करूं ना करूं, खिताब करूं ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि साड़ी उत्ते गल हो गई है। तो जब उत्ते गल हो गई भी है तो उन्हें क्या जरूरत है बिरयानी बांटने की और कीमे वाले नान बांटने की? सही। तो जहां उन्होंने देखे चढ़ानी थी, जिस दरबार पे चढ़ा दी। तो अब अवाम की उन्हें ऐसे जरूरत नहीं है। ये तो तमाम में हुज्जत है। और वो एक क्या कहते हैं, खातून की हालत बहुत खराब थी, फौत होने लगी। तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि देखें, आप, मुझे पता है कि आपकी मेरे भाई से लड़ाई है, लेकिन मेरी तदफीन में उन्हें जरूर बुलाइएगा। तो उसने कहा कि बात यह कि सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन चलो तुम्हारे कहने से बुला दूंगा। तो ये मजा किरकिरा कर रहे हैं अपना, लेकिन भाई मजबूरी है, तो ये सारा करना पड़ेगा। इंतखाबात का एक माहौल तो बनाना है ना, अदरवाइज तो ये सारा कुछ मुझे तो बड़ा एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाई ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसमें तमाम लोगों को पता है कि ये फोकी जुगते मार रहे हैं, ठंडी जुगते मार रहे हैं, लेकिन सामने बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने हंसना है इस पे। तो वो करते रहे ऐसे। मैं तो ये समझता हूँ, और एक मिनट और लूंगा आपका भी। आप बिलावल साहब की कह रहे थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरे भांजे, मैं उन्हें प्यार से भांजा कहता हूँ मैं। तो भी शहीद हमारी बहनों की तरह थी। लेकिन मेरे इलाके में एक खातून है, वो बच्चों को ना पैसे देके, टॉफियां देके कहते हैं मुझे कतरीना कैफ कहो। तो अब वो भी सेम उसी तरह लोगों को कह रहे हैं मुझे वजीर आजम को। भाई क्या कर रहे हैं आप? आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर बंदा जो है ना, वो अवाम को समझ रहे ये बेवकूफ लोग हैं और हम इन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कह लें, इन्होंने आगे से हमें क्या कह देना है। तो चलता रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक बात पे बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो भी बीच में से गायब हो जाए तो फिर नवाज शरीफ किसके एक माहौल, कौन सा माहौल? मैंने जाली पुलिस मुकाबले सुने थे,
जाली इलेक्शन मुकाबला पहली दफा देख रहा हूँ। अच्छा, ये आपको जाली लग रहा है? आपको लग नहीं रहा कि वो फेयर बात कर रहे हैं और नून लीग पे जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, आपको लग रहा है? जी दोबारा कहिएगा, मुझे सुनी सकता। आप जैसे कह रहे हैं ना, आप फरमा रहे हैं कि ये जाली मुकाबला लग रहा है, आपको लग नहीं रहा कि वो कुछ दिल से बात कर रहे हैं, जो बिलावल कहना चाहते हैं खुद वो कह रहे हैं? क्योंकि जरदारी साहब की सियासत थोड़ी सी हमने डिफरेंट देखी, बिलावल की जरा हमने एग्रेसिव सियासत देखी है। नहीं, कौन सी एग्रेसिव सियासत? एक तकरीर करते हैं, अगले दिन उनके अब्बू उनके गुब्बारे में से ठा करके हवा निकाल देते हैं, कहते हैं ये बच्चा है, बच्चे गैर सियासी होते हैं, इसकी बात पे यकीन ना करें। जिसकी बात पे उनका अब्बू यकीन नहीं कर रहा, आवाम कहां से करेगी? वो जितना मर्जी जज्बातियत कर ले, नून लीग तो उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। नून लीग तो उनका किसी जलसे में उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही, उन्हें इतना गैर संजीदा लिया जा रहा है। लेकिन आई अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो कि उसने कम से कम अपने भुट्टो लेगेसी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लेगेसी को लेके चल रहा है। वो अवाम में खड़ा हुआ है, जैसा भी है, ठीक है, अवाम में खड़ा है और एक पिछले कई माह से खड़ा है। मैं आई अप्रिशिएट हिम। उसने बताया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भुट्टो के खून के अंदर अवाम से राब्ता जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब देखते हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो इंतखाबी सियासत की हम बात करें, शाही सैयद साहब, सर आप इस पे आप भी सही बात कह रहे हैं कि जैसे तैसे भी हो गए इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर ये हो जाते हैं इलेक्शंस तो फिर क्रेडिबिलिटी पे तो सवालात उठेंगे। अभी से उठ रहे हैं, जिस तरह लोगों को पकड़ा धकड़ा जा रहा है। नॉमिनेशन पेपर पहले तो मरहला जमा कराने का था, मंजूर करने से लेके कैंसिल होने तक, रिजेक्ट होने तक लोगों को उठाया जा रहा है। तो आपको लग रहा है जब इलेक्शंस हो जाएंगे शफाफियत पे तो फिर सवालात उठेंगे, फिर उसके बाद हम यही सुनते रहेंगे ये इलेक्शन मुतनाज़ा रहे थे और ये शफाफ इलेक्शन नहीं थे? देखिए मोहतरमा, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट भी हो जाए तो भी ये लोग नहीं मानेंगे। अब तो जाहिर बात है एक साइड पे कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई भी कानून के मुताबिक हो रही है। जो 9 मई का वाक़या हुआ था, ज़ाहिर है मुल्क में ऐसा वाक़या कभी किसी सियासतदान ने नहीं किया था। हमारी पार्टी में बड़े इल्ज़ाम बादशाह खान, वली खान पे लगाए, जेल है, तकलीफ, सोबत है, लेकिन कोई भी हमलावर नहीं हुआ था। सिर्फ जुबान की हद तक या बयान की हद तक होता था और वो भी तरीके से जुबान लेते थे। इन्होंने जो हमारे इदारों को जिस तरीके से बदनाम किया, हमारे अदालतों के ऊपर जो बदनामी आ गई, हमारी मीडिया की भी टीमें अलग अलग बनी, ये फलानी पार्टी का मीडिया है, ये फलानी पार्टी का हो गया, सारा इतना ज़्यादा। तो इस हालात में अगर इलेक्शन हो भी जाएगा तो अंडर 10% मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो मानेंगे भी कोई भी नहीं। अभी से मैं पहले बोला, जो जीत जाएगा वो बोला दुरुस्त है और जो हार जाएगा वो बोला इलेक्शन धांधली हुआ है, गलत हुआ है, हमारे साथ हाथ बंधे हुए थे, हमारे साथ था। अभी इलेक्शन करवा भी रहे, बाइकाट भी नहीं करा, इलेक्शन करवा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास तो बयानिया तैयार पड़ा हुआ है ना कि हमारा निशान हमसे ले लिया, इसलिए हमारे साथ ज्यादा हुआ, लिहाजा हम इसलिए इसको मानते नहीं है। तो यही वो चीज़ है कि जिसके लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो फिर उसके लिए तो सारे सियासतदानों को चाहिए कि वो आके मिल बैठ जाए और बात करे। ये तो बात आप कर रहे हैं ना, देखिए आप सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, ये बात कर रहे हैं। ये जो बाकी देख सुन रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे क्या ये अदालत की जानिब से जब इस तरह फैसले आ जाते हैं और उसको स्याह तरीन फैसले कहा गया, मुख्तलिफ वकला ने, ये हम नहीं कह रहे, वकीलों ने भी कहा है, आम आवाम ने कहा है, शहरियों ने कहा है, आप सियासी जमात हैं, आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बाकी लोग नहीं देख सुन रहे कि ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर और आप चीज़ों को कहाँ ले जा रहे हैं? तो जो एतमाद ख़त्म हुआ उसकी वजह तो यही है ना कि यही नवाज शरीफ था और उसको बहुत बड़ा एक तनख्वाह न लेने के ऊपर उसको नाअहल भी कर दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर से भी हटा दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, बड़ा डाकू बना के, बड़ा चोर, ये क्या वो क्या प्लाना किया, साबित कुछ नहीं हुआ, साबित तो एक हंगामा हुआ। अब जब वही बंदे को वापस लाके तुम फिर बताओगे अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो फिर कल क्यों या तो आपने कल गलत बोला था या आज गलत बोला। कोर्टों के फैसले भी इस तरीके से कि एक मतलब सजा हो जाता है, दूसरी मतलब बाइज्जत बरी हो जाता है, बरामदगी तो कुछ भी नहीं होती है। लिहाजा ये अभी इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं तो इससे अभी तक बरामद किया हुआ, अभी तक एक निकाह का मसला इंशाल नहीं हुआ, तो शाहाना का मसला भी हल नहीं हुआ, या BRT का भी मसला हल नहीं हुआ। इस तरह से कितने सारे, कोई एक केस तो मुझे बताए जो BRT वालों तो अलग जमात बना दी, वो तो अलग जमात में चले गए, वो तो अब आप उनसे पूछे, हमला करने वाले IPP में मौजूद हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। जी राना साहब, आप जाहिर बात है सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं और हालात और वाक़यात को देख भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे एक तो नून लीग के कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और अभी मियां शहबाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करने का तासुर जो है गलत है, तो इसका मतलब है उन तक भी ये
बात पहुंच गई है कि पब्लिक डिबेट इस वक्त बन चुकी है कि नून लीग शायद इस्टेब्लिशमेंट के सर पे सवार होकर इलेक्शन में आना चाह रही है। इसका इशारा अभी शाहिद सईद साहब ने कहा, पहले उनको निकाला फिर लाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हालात वाकई ऐसे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये तो मैं भी शहबाज शरीफ साहब की बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का कांधा इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के घुटने इस्तेमाल किए थे, जो इतलात हैं। और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी कमर दर्द को गवारा कर लिया डीपीओ में बैठ के, लेकिन उन्होंने रस्ते सीधे कर लिए। तो अब जाने न जाने गोली न जाने बाग को सारा जाने, मुझे उनकी सादगी पे हैरानगी होती है कि वो अभी भी एक बात को मानने पे तैयार नहीं है। लेकिन आपने एक बात याद रखिएगा कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जीत भी जाए और हो सकता है कि उसकी हुकूमत भी बन जाए, हो सकता है, कह रहा हूँ, अभी भी मुझे शक है। ओके। तो जी बिल्कुल शक है। बिलावल भुट्टो को जिस तरह पॉलिश किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि राजा मजियां चलाता रह जाए और खेड़े डोली ले जाए। तो लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, कोई भी जीते, ये जीत उनके सियासी कैरियर के ऊपर ना ताबूत में कील साबित हो। ये वो जो ये टैग उन पे लग गया ना लाडला प्लस का, वो सारी जिंदगी भी चाहे तो नहीं उतर सकता। वो जीते या हारे, उसके ऊपर जो एक स्टैंप लग गई ना, अब वो सारी जिंदगी वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, इससे अब वो कह नहीं सकते। अब हो सकता है, लेकिन अभी तक तो देखिए बयानिया नहीं बना पाए, अभी वो कोई अवाम में मकबूल बयानिया तो लेके अभी तक तो आए नहीं इस वक्त। इसीलिए ना कि क्या बेचेंगे, क्या सौदा बेचेंगे। वो मरियम साहिबा मुसलसल खिताब करती हैं एक ऐसे बंदे की जो जेल में, जिसपे 202 मुकदमात हैं, जो कैदी है और जो जवाब भी नहीं दे सकता, और जिसको आपने हर तरह से रस्सियों से बांध के फेंक दिया। मरियम साहिबा अभी भी जलसा उसी पे करती हैं, यानी उसकी ताकत का अंदाजा करें आपके, वो कितना ताकतवर है कि वो आप उससे बाहर नहीं जा पाते। लेकिन इसके बावजूद भी अब मैं ये समझता हूं कि मियां साहब ने एक ऐसा जुआ खेला है जो जिसकी जीत के बावजूद उनमें हार होगी उनकी। और आपकी में एक बीइंग तजिया निकाल, ये मेरा हक है, मैं कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंतखाबात अगले इंतखाबात की वजह बनेंगे। असल इंतखाबात इसके बाद होंगे। बिल्कुल। और असल इंतखाबात हो सकता है तब तक ट्रंप साहब जीत जाएं और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो जाए और यार पुराना अपने पुराने यार को आवाज दे ले। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मजीद चेंजेस आ। बिल्कुल ऐसे ही कुछ सूरत हाल में दिखाई दे रही है। शायद से ये सब आखिरी बात करेंगे, जैसे अभी राना साहब ने बड़ी गहरी बात कर दी और बार बार हम जाहिर बात है इलेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद शफाफियत पे बात होती है। आपकी जमात कॉन्फिडेंट है कि आप वाकई मैदान मारेंगे, कुछ सीटें निकालेंगे? तो आप क्या देख रहे हैं, अगली हुकूमत किसकी आने वाली है? देखो, अगली हुकूमत जो भी आएगा कमज़ोर हुकूमत होगा और सबको मिलजुल करके एक इधर से एक उधर से एक अगर मगरिब शगरिब मिला करके वही हुकूमत जो बनेगी, जो ना हुकूमत होगी, लंगड़ी लोली हुकूमत होगी, बेबस हुकूमत होगी, हर वक्त मजबूर होगा। सही। जो फैसले ऊपर से होंगे वो मानने पड़ेंगे, नहीं मानेगा तो एक बंदे को इधर करोगे तो वो हो जाएगा। वही जैसा जो पॉलिसी की तरीके से जो चल रही वही पॉलिसी होगी। वही आपको लग रहा है? तो इससे बेहतर नहीं है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? ये तो मुल्क की ज़रूरत है, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। इस मुल्क की ज़रूरत है कि फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाए, ये मुल्क की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक तो मुल्क की ज़रूरत को किसी ने देखा नहीं है। इसी वजह से 22-25 करोड़ आवाम परेशान बैठे हैं। एतमाद का जो फुकदान है वो भी आप देख रहे हो, माशी हालत भी देख रहे हो और सिक्योरिटी के भी हालात आप देख रहे हो कि हमारे ना अफगान बॉर्डर सेफ है, ना ईरान बॉर्डर सेफ है, इंडिया से हमारे पहले पंगा है। तो लिहाजा इस हालात में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पार्टियों से बालातर, कौमियतों से बालातर, मसलकों से बालातर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। वो फैसले करने चाहिए जो सख्त से सख्त फैसले हो, क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आवाम है उसके लिए सोचे। आज दिन तक आवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। आवाम के लिए तो आपको 2 टाइम का रोटी मुश्किल है। बिल्कुल, आवाम को हक के राय दे दें, वो सर वो बेहतर फैसला वो करके बता सकते हैं। क्यों इसार राना साहब? बात यह है कि आपने इस सारे निजाम में आवाम को रखा कहाँ पे है? सही। वो बेचारे तो वादों वहीदों, झूठे दावों और झूठी कस्मों, वो एक आवाम जो है एक ऐसी मासूम हसीना है कि उसे जो भी चक्कर देता है
वो उसके साथ चल पड़ती है, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी लिबरलिज्म के नाम पे, कभी रोशन ख्याली के नाम पे। इन विचारों, ये तो वो लोग हैं, फैज का जो शेर है ना कि ये मोहब्बत है कि चाहत है कि अतात है फराज, हम तो खुश हैं हमें जिस हाल में जैसा रखे, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। तो हम तो मर के, कुचले जाके, भूखे मर के, हमारे बच्चे अब तालीम हासिल करके नौकरियों के लिए रोते फिरते हैं, अस्पतालों में हम एड़ियां रगड़ते हैं दवाइयों के लिए, हम 2 रोटियों के लिए, 2 किलो आटे के लिए जलील होते हैं, हमारे बिजली के बिलों के बाद हमारे घरों में अंधेरे हो जाते हैं, हमारे चूल्हे नहीं जल पाते। लेकिन साडा शेर एक बारी फेर जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा, 7 दफा भाई वजीर आला रहे मिलके, कूड़ा मुल्क का तकदीर बदलेंगे। रहा। सर यहाँ कोई कह रहे हैं 200 लीटर वो होती है यूनिट, आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, PMLN कहती है 300 यूनिट पीपल्स पार्टी देगी। खैर इक़्तिदार में आए तो आपने और हमने जरूर इनको याद दिलाना है ये बात। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, ये जो 300 यूनिट देंगे और ये वो, इनकी औकात इतनी है कि 15 अरब की सब्सिडी अवाम को देनी थी और IMF ने कहा कि शायद आप इस काबिल नहीं है कि आप ये हरकत कर सकते, तो ये 200 यूनिट बिजली देंगे IMF से जान। वो एक ही पागल था जिसने IMF को ठोकर मार के पेट्रोल सस्ता कर दिया था। ये आशिक और सौदाई में बड़ा फर्क होता है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेंगी कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, बर वक्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब आपका, शुक्रिया इसार राना साहब आपका, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब का। और इसी नोट के साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें और 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलें। और अगर आप सही मानों में वोट का इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर वाकई तब्दीली आ सकती है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.